हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। आज से हम लोग संविधान पढ़ने वाले हैं और संविधान भी हम लोग इधर उधर नहीं, बिल्कुल एक तरफ से पढ़ेंगे। तो अगर आपको पूरा संविधान पढ़ना है एक तरफ से, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब लगातार इसके वीडियोस लाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भी बनवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग संविधान का नाम लेते हैं तो पहला नंबर तो हमारे माइंड में आना चाहिए प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और संविधान को पढ़ना यहीं से स्टार्ट करा जाता है। तो हम लोग भी प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो हम लोग प्रस्तावना पढ़ लेते हैं पहले, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ने के लिए पहला नंबर तो कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। तो प्रस्तावना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे संविधान के लिए। इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं और इसी को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अब आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। हाँ, कहते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और नॉर्मल अगर कहा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं और ऑप्शन में प्रस्तावना भी हो और आर्टिकल 32 भी हो, तो आप उस केस में प्रस्तावना पर सही आंसर लगाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कही जाती है, तो उस टाइम पे आप आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। चलिए अब जान लेते हैं प्रस्तावना की जो इतिहास था उसको। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं। तो आपसे इसमें सीधा सीधा क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहला नंबर क्या हुआ था, तो अब हम आपको बताते चलें कि संविधान का जो निर्माण हो रहा था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हो रहा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पेंथिस लॉरेंस और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे इसके उपाध्यक्ष। प्रस्तावना के इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम अभी डिस्कस कर ले रहे हैं, इससे आपको आसानी रहेगी। और ये जो संविधान निर्मात्री सभा है, ये जब बनाई गई तो आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कितने सदस्य थे। तो इसमें 389 सदस्य थे संविधान निर्मात्री सभा में और इसका एक सदस्य 10 लाख लोगों की जनसंख्या पे आया था। जैसे एक शहर है उसमें 10 लाख जनसंख्या है, तो उसमें से एक बंदा जाएगा इस सभा में। और आपसे एक और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ये जो संविधान निर्मात्री सभा थी इसमें महिलाएं कितनी थीं। तो इसमें महिलाएं कितनी थीं? इसमें महिलाएं थीं 15। ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना काम हो गया जब संविधान निर्मात्री सभा बन गई, इसके सदस्य चुन लिए गए। उसके बाद में क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई। तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान निर्मात्री सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और उसके बाद में इसकी अगली बैठक कब हुई? इसकी अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर सन 1946 में। और उसके स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो स्थायी सदस्य चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद में बात आ जाती है कि ये जो उद्देशिका थी उसे प्रस्तुत करने की। तो उद्देशिका कब प्रस्तुत हुई?
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प रखा जाता है। मतलब कि यहाँ पर उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी, किसके लिए? प्रस्तावना के लिए। और उसके बाद ये स्वीकार कब करी गई, ये भी आपके लिए डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा ये जो उद्देश्य संकल्प था इसे स्वीकार कर लिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। उद्देशिका का प्रस्ताव रखा कब गया? तो ये रखा गया 13 दिसंबर 1946 को, और ये स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों डेट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब बारी आ जाती है प्रस्तावना में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो प्रस्तावना में हम लोग को प्रस्तावना के स्रोत पढ़ने हैं, और प्रस्तावना की प्रकृति पढ़नी है, और इसके उद्देश्य पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं, और प्रमुख केस और संशोधन भी हमें पढ़ने हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब बारी आ जाती है स्रोत की। अभी हमने आपसे कहा कि हमें स्रोत भी पढ़ना है। तो स्रोत जो है, आपने कभी प्रस्तावना सुना है? आप गूगल पे सर्च करिएगा प्रस्तावना, तो आपको पूरी अच्छे से प्रस्तावना जो असली में है वो लिख के आ जाएगी। उसमें क्या है? हम भारत के लोग, ये है प्रस्तावना की पहली लाइन। तो यही है स्रोत, हम भारत के लोग, क्योंकि हम लोगों से ही सब चीज़ें हैं। अगर हम लोग ना राज़ी होते तो ना प्रस्तावना बनती, ना संविधान बनता, ना कुछ। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इसकी जो प्रकृति है उसके बारे में। संविधान की प्रकृति। तो संविधान की प्रकृति में हम लोग पढ़ेंगे संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इनका मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तब जाकर के आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं संप्रभुता के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति स्वतंत्र होगी। अब इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत की आंतरिक नीति मतलब कि जैसे अपने यहाँ कोई भी संविधान संशोधन करना है या कुछ भी करना है, तो हमें किसी भी बाहर के देश से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम आंतरिक तौर से स्वतंत्र हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में 370 हटा है, तो उसके लिए हम लोगों ने किसी से पूछा तो नहीं कि अमेरिका से पूछ रहे हैं कि भैया हम हटा दें कि ना हटाएं, रूस से पूछ रहे हैं कि हम हटा दें कि ना हटाएं, कि हमें वोटिंग कराने की ज़रूरत पड़ रही है बाकी सभी देशों से, हटाएं कि ना हटाएं। उसके लिए हम खुद स्वतंत्र हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम उसे हटाएं या ना हटाएं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, यही इसका मतलब है। हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र होंगे। और अब बात कर लेते हैं, ये जो पॉइंट लिखा है तथा विदेश नीति स्वतंत्र होगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अभी जैसे हम लोग रूस से राफेल लें, तो हम अमेरिका से ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं लिख के लेंगे कि अच्छा हम लेने जा रहे हैं कि लें कि ना लें। हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास रुपए हैं तो हम किसी भी देश के साथ में अपना व्यापार कर सकते हैं, और हमें किसी भी देश से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि हम पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि हम वहाँ से व्यापार करें कि ना करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं है। हम अपनी विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र हैं, और इसका भी यही मतलब है, राष्ट्र अपना निर्णय किसी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं लेगा। इसका भी यही मतलब है, हम सभी मामलों में स्वतंत्र हैं। किसी भी बाहरी देश का हमारे ऊपर दबाव नहीं है। किसी भी मामले में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं समाजवादी से हमारा क्या तात्पर्य है। तो समाजवादी से हमारा तात्पर्य है जो हम
भारतीय समाजवादी से हमारा क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इसकी स्थापना कैसे होगी? तो इसकी स्थापना होगी शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोककर। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आपके गांव में एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है जिसके पास 100 बीघा ज़मीन है, और एक गरीब किसान है जिसके पास 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है। शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोका कैसे जाएगा? तो वो जो अमीर इंसान है जिसके पास 100 बीघा ज़मीन है उसके ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे, ठीक है, जिससे वो आगे तो बढ़े, अपनी अच्छी से लाइफ जिए, आगे भी बढ़े अपने मेहनत से, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगेंगे। और उस टैक्स का फ़ायदा किसको मिलेगा? जो गरीब किसान है उसको, कि ये गरीब किसान थोड़ा सा ऊपर बढ़ सके, और उस जो अमीर इंसान है उसको थोड़ा सा रोके रखने से इनकी जो बीच की दूरी है इसको कम करना ही इसका उद्देश्य है। ये नहीं कि जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ना कि कम होगा। तो इसी डिस्टेंस को हमें बहुत ज़्यादा कम करना है। इसीलिए इसका ये तात्पर्य है शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोकना। चलिए अब हमारा कौन सा शब्द आ जाता है? तो अब हमारा शब्द आ जाता है पंथ निरपेक्ष। इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है? भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। इसका यही मतलब है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा भारत, तो इसका कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर हमारा हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है, फारसी भी रह सकता है, बौद्ध जो बौद्ध लोगों को जो मानते हैं वो भी रह सकते हैं, जो जैन लोगों को मानते हैं वो भी रह सकते हैं, सब रह सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा। और हमारे भारत के अंदर कितने भी तरह के धर्म वाले लोग रह सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। और जान लेते हैं, सभी धर्मों को समान वरीयता दी जाएगी। मतलब कि सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर कोई मुस्लिम है और यहाँ पर कोई सिख है तो हम लोग सिख को ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं या मुस्लिम को ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं, दूसरे को ज़्यादा एडवांटेज नहीं दे रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा, ये हमारे संविधान में लिखा है। तो तीसरा पॉइंट है, नागरिक अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये नहीं कि उससे ज़बरदस्ती कहा जाएगा सिख वाले से कि तुम मुस्लिम बन जाओ, या मुस्लिम वाले से कहा जाएगा तुम सिख बन जाओ। उसका जो मर्जी हो उस धर्म को वो अपनी मर्जी से मान सकता है। वो व्यक्ति उसके लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। और सभी धर्मों को समान वरीयता दी जाएगी, और भारत में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। ये है पंथ निरपेक्ष का मतलब। ये अब जान लेते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का क्या मतलब होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक, इसका मतलब होता है सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होगी। इसका मतलब है कि सरकार को जनता चुनेगी, एक वोटिंग होगी और जनता वोट डालेगी, उसके बाद में सरकार चुनी जाएगी। जिन जिन देशों में सरकार निर्वाचन द्वारा चुनी जाती है वो लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है और ये बात आपके ज़िंदगी भर काम आएगी। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, तो आप सीधा उससे कहेंगे कि जहाँ जहाँ सरकार को निर्वाचन द्वारा चुना जाता है वो देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। और इसकी एक और डिफिनीशन है, वो भी आपको जाननी चाहिए। अब्राहम लिंकन के शब्दों में, तो उन्होंने क्या कहा था? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसका क्या मतलब है हिंदी में भी जान लेते हैं। लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन। इसका यही मतलब है, अगर अपने शब्द में हम समझाएं, कि
लोगों को लगना चाहिए कि हम शासन कर रहे हैं। जैसे कि एक गांव है, वहाँ के लोगों को कब लगेगा कि वो शासन कर रहे हैं? जब उन्होंने एक पॉलिटिकल मेंबर को वोट दिया हो, जिसे वो जिताना चाहते हैं, उसे वोट दिया हो और वो जीत गया हो। तब वहाँ के जितने भी लोग हैं वो यही सोचेंगे कि हाँ, हम ही शासन कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति वहाँ पर शासन कर रहा है। इसीलिए लोगों को लगेगा कि हम ही शासन कर रहे हैं। इनका मतलब ये था। और ये लास्ट वाले का मतलब है लोगों के लिए शासन। मतलब कि जो नेता होगा वो अपने लिए शासन नहीं करेगा, वो सभी लोगों के लिए शासन करेगा। चलिए अब जान लेते हैं गणराज्य के बारे में। गणराज्य मतलब कि रिपब्लिक, इसे इंग्लिश में रिपब्लिक कहेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सीधा मतलब होता है शासन वंशानुगत नहीं होगा। मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यही इसका सीधी भाषा में मतलब है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो एक बार प्रधानमंत्री बन गया, उसके बाद में उसी का लड़का प्रधानमंत्री बन गया, फिर बाद में उसका लड़का प्रधानमंत्री बन गया। ये नहीं होगा। अपने यहाँ क्या होगा? निर्वाचन होगा, और उसके द्वारा जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो शासन करेगा। तो इसमें सीधा सीधा लिखा है राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि शासन वंशानुगत होगा। अब आपसे ये पूछ सकता है कि ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक है या नहीं? वो रिपब्लिक नहीं है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो भी राजा होता है उसी का लड़का राजा बनता है। वो अभी तक रिपब्लिक नहीं है। और हमारा देश भारत वो रिपब्लिक है। ये हमने लिखा भी है यहाँ पर, भारत लोकतांत्रिक तथा गणराज्य दोनों है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, उसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। और आप सभी लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि हम जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं। आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना है जितना हम बोलते हैं, आपको सिर्फ इसमें जो हमने लिख के रखा है सिर्फ इतना लिखना है। लेकिन आपको उस बात को समझना ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये गारंटी ले रहे हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरीके के आगे वीडियो लाते रहेंगे।